गाइस, वेलकम टू होम साइंस क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट जो आपकी है उसका पहला चैप्टर करेंगे। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो कौन सी है, आइए देख लेते हैं। तो आपकी यूनिट जो आपका सिलेबस में वो कई यूनिटों में विभाजित किया गया है। तो पहली यूनिट जो आपकी है वो है गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध का आज हम लोग क्या करेंगे, पहला चैप्टर करेंगे। और पहला चैप्टर कौन सा है, शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। कौन सा है, शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। तो आज इस चैप्टर को पूरा हम लोग एक ही क्लास में समझ लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कल वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे और सारे एमसीक्यू लगा लेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी 2 क्लास में पूरा चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा हर तरीके से। और कहीं से भी अगर कुछ भी आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं पारिवारिक बजट क्या होता है। तो पारिवारिक बजट को समझ लेते हैं, क्योंकि बजट पे ही बेस ये पूरा चैप्टर है आपका। पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक बजट क्या है, एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र है। जो पारिवारिक बजट है वो एक प्रकार का जो पीस ऑफ पेपर मतलब कागज का टुकड़ा है जिस पर जो आय व्यय का ब्यौरा होता है। किसी भी परिवार की आय, निश्चित अवधि में होने वाली आय और व्यय मतलब जो आया हुआ पैसा है और जो खर्च हुआ पैसा है, किस किस वस्तु पर खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, इन सब का जो एक निश्चित ब्यौरा, लिखित ब्यौरा होता है वो पारिवारिक बजट कहलाता है। जिसमें संबंधित परिवार की निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें क्या होता है, कितना इनकम हुई और कितना जो एक्सपेंड किया गया है, ये सब का विवरण आपको बजट नामक जो प्रपत्र होता है उसमें देखने को मिलता है लिखित तौर पर। इसलिए पारिवारिक बजट एक व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है। इतना समझ लिया हम लोगों ने, समझ आ गया। अब एक परिभाषा भी देख लेते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है, क्रेग एवं रस की है। ये परिभाषा किसकी है, क्रेग एवं रस की है, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा है पारिवारिक बजट भूतकाल के, मतलब इन्होंने कहा है कि जो पारिवारिक बजट है वो भूतकाल के वे जो पास्ट में हम लोग खर्च कर चुके हैं, भविष्य के अनुमानित वे जो भविष्य में हम लोग खर्च करेंगे, तथा वर्तमान समय की मदों का निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। और जो वर्तमान समय हमारा चल रहा है उसमें हम क्या खर्च कर रहे हैं, उन सभी मदों का लेखा जोखा है। जो भी पारिवारिक बजट बनाया जाता है वो भूत के वे मतलब हमारा जो पिछला बजट था वो किस प्रकार का था, जो बनाया बजट था वो पूर्णतः सफल हुआ या नहीं हुआ, अगर उसमें कोई कमी है तो किस प्रकार की कमी रह गई। तो जो पारिवारिक बजट है वो भूतकाल के वे, भूतकाल में जो भी खर्च जो भी वे हुए हैं उनको देख कर ही भविष्य का अनुमान लगा के उसी के अनुसार जो है बजट बनाया जाता है। और जो वर्तमान समय चल रहा है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए भी उसमें कुछ संशोधन या समायोजन किया जाता है, ताकि जो हमारा बजट हो वो पूरी तरीके से जो हमने बनाया है वो निश्चित अवधि के लिए वो पूरी तरीके से सफल हो जाए। तो ये परिभाषा किसकी है, क्रेग एवं रस की है। अब पारिवारिक बजट के कुछ उद्देश्य देख लेते हैं कि पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है। तो पहला, परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। मतलब हमारा परिवार है तो हमारे परिवार में कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे आय प्राप्त हो रही है, तो उन सभी का संपूर्ण विवरण प्राप्त करना। जब एक परिवार की निश्चित अवधि में होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त होगा तभी आप उस परिवार का जो निश्चित सफल बजट बना सकते हैं। अन्यथा अगर आपको उस परिवार के जो मद है, जो निश्चित आय है, वे है, इन सब का विवरण ही नहीं प्राप्त हो पाएगा तो आप किसी भी परिवार का सफल बजट नहीं बना पाएंगे। वो बजट जो है पूर्णतः कभी मान्य नहीं होगा। परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी अर्जित करना और पारिवारिक बजट बना इस उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ परिवार में जितने भी सदस्य रह रहे हैं उनकी कौन कौन सी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, उनकी रुचियां किस प्रकार की हैं, उसी के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तो इन सब का समायोजन कहाँ पे होगा, जो पारिवारिक बजट आप बना रहे हैं उसी में इन सब आवश्यकताओं रुचियों का समायोजन होगा। उसी में आप क्या करेंगे, इन सब लोगों की आवश्यकताओं रुचियों की पूर्ति करेंगे। लेकिन कब, जब आपको परिवार के सदस्यों की रुचियों और आवश्यकताओं की जानकारी होगी तब। अनावश्यक व्यय को रोकना भी बजट का मुख्य उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जो भी अनावश्यक व्यय हो रहा है, जो भी फिजूल खर्ची हो रही है, जहाँ पे वे होना चाहिए धन का, जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसकी पूर्ति
करनी है तो वहाँ पे ना हो वे हो के किसी अनावश्यक खर्च के लिए धन व्यय किया जा रहा है, तो ऐसे खर्चों को पूर्णतः रोकना ही पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि जो परिवार है उसमें संतुलित बजट बनाया जा सके और बचत की जा सके, जो भविष्य में आगामी आने वाले खर्चों के लिए या आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्वक जो क्या करेगा, परिवार की सहायता करेगा। तो पारिवारिक बजट इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि पारिवारिक बजट की मुख्य मदें कौन सी हैं, कौन कौन सी मदों पे जो बजट है वो बनाया जाता है और किन किन मदों पे खर्च होता है, तो ये भी जान लेते हैं। तो आहार, पहला क्या है, आहार मतलब जो भी परिवार में सदस्य हैं सबकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उस पर कितना धन व्यय होगा, इस पर जो है धन का प्रावधान रखा जाता है। और आवास, जो भी आवास जिस आवास में निवास कर रहे हैं उस आवास के लिए प्रति माह कितना खर्च हो रहा है, इसका भी बजट में पूर्णतः लिखित ब्यौरा दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, किसी भी परिवार का आकस्मिक रूप में किसी परिवार के स्वास्थ्य जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य क्या हो जाना, खराब हो जाना, या फिर कुछ कोई भी आकस्मिक समस्या आ जाना, तो उसके लिए कितना धन व्यय करना है उसको एक सुरक्षित मद के रूप में रखना। वस्त्र एवं परिधान के लिए हर परिवार के जितने भी सदस्य उनकी वस्त्र एवं परिधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी क्या होता है, ये जो बजट का हमारी जो आय का एक भाग होता है उसको अलग से डिसाइड किया जाता है कि हर परिवार की जो भी व्यक्ति हैं उनकी जो वस्त्र एवं परिधान संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं पे खर्च होता है। यातायात संबंधी आवश्यकताओं पे व्यक्तिगत व्यय, मतलब हर व्यक्ति के कुछ अपने व्यक्तिगत व्यय भी होते हैं जिसको उन आवश्यकताओं और पारिवारिक बजट में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं पर जो होता है खर्च उसको भी पारिवारिक बजट में सम्मिलित किया जाता है। तो ये सभी मद हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पारिवारिक बजट बनाया जाता है। किसी भी परिवार के लिए आप बजट बना रहे हैं तो ये सारे मद उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। इन सब अगर मदों को आप सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो वो बजट क्या होगा, आपका पूर्णतः सफल बजट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब सभी जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता संबंधी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति ही नहीं हो पाएगी तो वो बजट सफल बजट नहीं माना जाएगा। अब बजट के सिद्धांत देख लेते हैं कि पारिवारिक बजट के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बजट बनाते हैं तो उससे हमें क्या ज्ञात होता है, आय का अनुमान। सबसे पहले अगर आप किसी परिवार का बजट बना रहे हैं तो उस परिवार की जो आय है उसका आपको क्या होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए। किसी परिवार का बजट बनाने से पहले उस परिवार की जो आय है, कुल आय है, उसका अनुमान होना चाहिए, तभी आप उस परिवार का बजट बना पाएंगे। दूसरा क्या, आवश्यकताओं की तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना, और उस परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको जो होता है बेसिक बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो जिनको पूरा किए बिना नहीं रहा जा सकता उनको तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। मतलब जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबसे पहले रखना, उससे कम जो है उसको उसके बाद रखना, और जब उससे कम तो उसके बाद रखना। मतलब ऐसी आवश्यकताएं जिनको पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बिना नहीं रहा जा सकता, जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान। तो ये बेसिक नीड्स होती हैं जिनके बिना कोई भी परिवार नहीं रह सकता। तो ऐसी आवश्यकताओं को सबसे प्राथमिक रूप में रखा जाता है। उसके बाद अन्य आवश्यकताओं को रखा जाता है, और उसके बाद अन्य आवश्यकताओं को, ऐसी आवश्यकताओं को जिनको कुछ समय बाद भी पूरा किया जाएगा तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी आवश्यकताओं को तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत किया जाएगा। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत, ऐसी आवश्यकताएं जो आकस्मिक रूप से आ सकती हैं कभी, और हमें क्या करना है, उन आवश्यकताओं को पूरा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि जो आकस्मिक रूप से कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आकस्मिक रूप से हमें जाना पड़ जाए, तो कोई आकस्मिक ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे क्या हो, हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। अगर ऐसे आकस्मिक घटनाओं के लिए हम अपने बजट का प्रावधान करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे बजट में संतुलन नहीं आ पाएगा और हमारा बजट पूर्णतया सफल नहीं होगा। तो आकस्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी बजट बनाना चाहिए। सदस्यों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग जान चुके पुराने बजट का ज्ञान, मतलब पिछले माह जो हमने बजट बनाया था वो कितना सफल हो पाया है, जिस तरीके से हमने बजट बनाया, जो जो चीज़ें, जो मदें हम लोगों ने ध्यान में रखी और जितनी आय के अंदर बजट बनाया है वो पूर्णतया सफल हो पाया है या नहीं हो पाया। ऐसा तो नहीं है कि वो बजट घाटे का बजट हो गया है और उस बजट से हमें बचत होने की जगह हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च हो गया और हम पे ऋण भी आ गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी बजट का जो पुराने बजट है उसको ध्यान में रखकर नया बजट बनाना चाहिए।
शिक्षा व मनोरंजन पर व्यय को देखते हुए, क्योंकि हर परिवार में शिक्षा और मनोरंजन संबंधी आवश्यकताएं होती हैं और इनको पूरा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उस परिवार में मनोरंजन होना बहुत आवश्यक है। बजट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि अगर किसी बजट में बचत नहीं है तो वो बजट क्या होता है, आदर्श बजट नहीं माना जाता है। सबसे अच्छा और आदर्श बजट कौन सा माना जाता है, बचत का बजट। बजट में लचीलापन, मतलब कोई किसी मंथली क्या हो गया, हमें अपने जो बजट में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है तो बजट इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि उसमें कुछ बदलाव अगर आकस्मिक रूप से आए तो हम उसमें कर सकते हैं। ऐसा बजट नहीं बनाया जाना चाहिए जिसमें बदलाव ना किया जा सके। तो बजट में लचीलापन होना चाहिए जिसमें आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सके। तो ये रहे पारिवारिक बजट के सिद्धांत। इतने सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बजट का निर्माण किया जाना चाहिए। अब हम लोग पारिवारिक बजट के प्रकार समझ लेते हैं कि प्रकार कौन कौन से हैं। तो पारिवारिक बजट के 3 प्रकार हैं। पहला है संतुलित बजट, दूसरा है घाटे का बजट, तीसरा है बचत का बजट। संतुलित बजट ऐसा बजट होता है जहाँ पर जितनी आय है उतना ही व्यय हो रहा है, मतलब आय बराबर व्यय, मतलब जितना पैसा आ रहा है संपूर्ण, मान लीजिए आपके घर में 10,000 रुपये आपके इनकम हो रही, आय के रूप में प्राप्त हो रहे हैं और वो 10,000 एक महीने के अंदर खत्म हो जा रहे हैं। तो ऐसा बजट क्या होता है, संतुलित बजट होता है जिसमें जितना आय हो रही, प्राप्त हो रही, उतना ही उसमें व्यय हो रहा है, ना एक भी पैसा बच रहा है और ना एक भी पैसा हमें बाहर से किसी से ऋण लेके उसमें लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा बजट कैसा माना जाता है, संतुलित बजट माना जाता है। घाटे का बजट कौन सा बजट होता है, ऐसा बजट, मान लीजिए आपके फैमिली की इनकम जो है वो 20,000 रुपये है, लेकिन आपकी फैमिली का जो खर्च है वो 25,000 रुपये है, मतलब हर माह आपकी फैमिली पे 25,000 रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन आपकी जो इनकम है, सैलरी है, वो कितनी है, 20,000 है। तो उस 20,000 को देख के आप अपना बजट बनाएंगे, लेकिन जब लास्ट में पूरा बजट बनने के बाद जब पूरा माह बीत गया तो आपने देखा कि जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 25,000 हुआ। तो इसका मतलब आपका जो बजट है वो किस में चला गया, घाटे में। 20,000 तो आपके पास थे, आपने वो खर्च किए, लेकिन जो 5,000 थे वो आपने ऋण लेके आपके अपने बजट को पूरा किया। तो ये कैसा बजट हो गया, घाटे का बजट हो गया। वो ऋण आप पे क्या हो गया, चढ़ गया और अगले माह आपको फिर उस ऋण को चुकाएंगे, लेकिन अगले माह फिर आपका खर्चा कितना है, 25,000 है। तो ये ऋण इस प्रकार आपके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा बजट क्या होता है, जहाँ आय से ज़्यादा व्यय होता है। आय से ज़्यादा जहाँ व्यय होगा वो बजट कौन सा होगा, घाटे का बजट होगा। तो बचत का बजट कौन सा होता है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसा बजट, बचत का बजट कौन सा होता है, ऐसा बजट जिसमें जितनी आय है उसके अंदर ही व्यय हो रहा है और उस आय का थोड़ा भाग हम बचा भी पा रहे हैं, तो वो कैसा बजट कहलाएगा, बचत का बजट कहलाएगा। मान लीजिए आपकी जो घर की इनकम है वो 10,000 है, तो एक माह में आप अपने 10,000 जो इनकम है उसको देखकर उसी के अनुसार क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। लेकिन आपके जो एक माह के खर्च हैं वो कितने, 9,000 में ही पूर्ण हुए जा रहे हैं और आपका जो 1,000 रुपया है वो हर माह बच रहा है। तो आपने बजट कितने का बनाया, 10,000 का बनाया, लेकिन आपकी जो घर की आवश्यकताएं हैं वो सब 9,000 रुपये में ही पूरी हो गई और आपका 1,000 रुपया बच गया। तो ऐसा बजट कैसा होगा, बचत का बजट होगा, जहाँ आय माइनस व्यय बराबर बचत हो जाती है। तो वो ऐसा बजट क्या कहलाता है, बचत का बजट कहलाता है। और जो बचत का बजट होता है वो आदर्श बजट माना जाता है। तो पारिवारिक बजट के प्रकार समझ में आ गए ना। अब हम लोग समझेंगे एंजल्स का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, पारिवारिक बजट के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो एंजल्स का नियम समझ लेते हैं। एंजल्स कहाँ के थे, इनका पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट एंजल्स था। किसका, एंजल्स का पूरा नाम अर्नेस्ट एंजल्स था और ये जर्मन के अर्थशास्त्री थे। क्या थे, जर्मन के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो है पारिवारिक बजट का नियम दिया है। क्या दिया है, नियम दिया है। किसने दिया है, एंजल्स ने दिया है। तो इन्होंने कुछ मुख्य इसमें 5 मत बताए हैं। 5 मत बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं पहले देख लेते हैं। कौन से बताए हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन। तो एंजल्स ने अपने बजट में
5 मद बताए हैं। 5 मदों को देखते हुए उन्होंने अपना बजट बनाया है, तो इसलिए इस सिद्धांत को एंजल्स का नियम कहा जाता है। इन्होंने भोजन पे खर्च बताया है, वस्त्र पे बताया है, मकान पे बताया है, ईंधन रोशनी पे बताया, शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन पे बताया है। अब देखते हैं कि इन्होंने इन खर्चों को किन किन वर्गों में बांटा है। तो कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में बांटा है, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। इन खर्चों को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग। तो अब देखते हैं इन्होंने कैसे दिए। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को एक बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है, एंजल्स ने दर्शाया। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर जो ब्लू वाला है वो किसको दर्शा रहा है? धनी वर्ग को दर्शा रहा है। जो पिंक वाला है वो मध्यम वर्ग को, ग्रीन वाला मजदूर वर्ग को। तो ये जो पिलर आपको दिख रहे हैं, एक ग्रीन, एक पिंक, एक ब्लू दिख रहा है, तो इसी के अनुसार है इस कलर के व्यक्ति क्या है? ग्रीन वाले मजदूर वर्ग के हैं, और जो पिंक वाले हैं वो मध्यम वर्ग के हैं, और ब्लू वाले जो हैं वो धनी वर्ग के हैं। तो इसी प्रकार की ये पिलर तीनों वर्गों को बांट रहे हैं। तो देखते हैं, इन्होंने कहा कि जो भोजन है उस पे जो तुम्हारा धनी वर्ग है वो अपने आय का 50% क्या करता है? भोजन पे ख़त्म कर देता है। और इन्होंने कहा जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब, धनी वर्ग से कम स्तर का है, गरीब है उससे, वो अपने भोजन पे कितना ख़त्म करेगा? अपनी आय का 55%। मतलब जो धनी वर्ग है वो अपने भोजन पे कम खर्च कर रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो धनी वर्ग से ज़्यादा खर्च कर रहा है, और जो मजदूर वर्ग है बेचारा वो क्या कर रहा है? अपनी कमाई का सबसे ज़्यादा अपने भोजन पे खर्च कर रहा है। ये किसने कहा? एंजल्स ने कहा। एंजल्स का ऐसा मानना था, तो एंजल्स ने अपने अनुसार ये सिद्धांत दिया है। तो एंजल्स ने क्या कहा? जो धनी वर्ग है वो अपनी आय का 50% अपने केवल खाने पे ख़त्म कर देता है, और जो मध्यम वर्ग है वो अपनी आय का 55% भाग केवल भोजन पे खर्च कर देता है। लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो क्या करेगा? वो अपनी आय का 60% भाग केवल खाने पे ख़त्म करेगा। तो ऐसा एंजल्स ने कहा। और वस्त्र पे कितना खर्च करेंगे? तो इन्होंने कहा कि चाहे वो धनी हो, चाहे मध्यम, चाहे मजदूर वर्ग हो, तीनों क्या करेंगे? अपने वस्त्रों पे अपनी आय का 18% भाग खत्म करेंगे। मतलब तीनों वर्ग समान रूप से अपने वस्त्रों पर व्यय करेंगे, समान रूप से वस्त्र पहनेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी जानते हैं कि जो धनी वर्ग होते हैं उनका जो वस्त्रों का जो स्टाइल होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो वो अपने वस्त्रों पे भी बहुत अधिक खर्च करते हैं। और जो मध्यम वर्ग के होते हैं वो थोड़ा उनसे कम खर्च करते हैं। जो निर्धन वर्ग के होते हैं वो थोड़ा सा उनसे और कम खर्च करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तीनों वर्ग बराबर बराबर 18% क्या करेंगे? अपने वस्त्रों पर खर्च करेंगे। इसी के तरीके इन्होंने क्या बताया कि जो मकान है, मकान का जो किराया है उस पर भी तीनों वर्ग समान रूप से खर्च करेंगे। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि जो धनी, मध्यम और मजदूर वर्ग है तीनों समान रूप से अपनी आय का जितना भाग है वो मकान पे 12% खर्च करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर भी इन्होंने तीनों मकान पे खर्च तीनों वर्ग का समान बताया। और ईंधन और रोशनी पे भी इन्होंने बताया कि तीनों वर्ग के लोग क्या करेंगे? समान रूप से अपनी आय का 5-5% भाग तीनों वर्ग के लोग समान रूप से मकान पर खर्च करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि वस्त्र, मकान और ईंधन रोशनी पे तीनों वर्ग बराबर खर्च करेंगे। लेकिन क्या कहा इन्होंने? शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर जो धनी वर्ग है वो अपनी आय का 15% खत्म करेगा। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर जो मध्यम वर्ग है वो अपनी आय का 10% खर्च करेगा, और जो क्या है, जो मजदूर वर्ग है वो अपनी आय का 5% केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर खर्च करेगा। तो इस तरीके इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा कौन खर्च करेगा? सबसे ज़्यादा जो निर्धन वर्ग है वो सबसे ज़्यादा अपनी आय का 60% भाग भोजन पर खर्च करेगा। तो इसीलिए इनका जो सिद्धांत, इस सिद्धांत की आलोचना करी गई, क्योंकि जो धनी वर्ग है वो सबसे कम अपनी आय भोजन पर खर्च कर रहा है, जो निर्धन वर्ग है जिसकी आय कम है वो सबसे ज़्यादा अपनी भोजन पे खर्च कर रहा है। ऐसा इनका सिद्धांत है, और इनके सिद्धांत में कहीं भी बचत का प्रावधान है ही नहीं, तो इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई। अब इसके सारणी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। इन्होंने बताया कि आवश्यकताएं जिन पर व्यय किया गया है कौन कौन सी हैं। खर्च किया गया धन आय का प्रतिशत किस वर्ग में कितना है? तो कितना है देख लेते हैं। इन्होंने कहा भोजन पे जो
जो निर्धन वर्ग है वो 60% ख़त्म करेगा, और मध्यम वर्ग 55 और मजदूर वर्ग 50। मतलब मध्यम वर्ग मजदूर, ये धनी वर्ग का है, यहाँ पे मजदूर लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे धनी वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनी वर्ग लिख लीजिए। जो धनी वर्ग है वो क्या करेगा, 50% ख़त्म करेगा। और जो वस्त्रों पर क्या करेगा, वस्त्रों पर निर्धन वर्ग 18% और सब बराबर खर्च करेंगे। घर पर भी सब बराबर खर्च करेंगे, ईंधन प्रकाश पर भी सब बराबर खर्च कर रहे हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन पर क्या होगा, जो निर्धन वर्ग है वो 5%, जो मध्यम वर्ग है वो 10% और जो धनी वर्ग है वो 15% ख़त्म करेगा। जबकि ऐसा नहीं है, जो धनी वर्ग है वो स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन पर सबसे अधिक खर्च करता है, ईंधन प्रकाश भी बहुत अधिक खर्च करता है, घरों पर भी उसका जो एक मजदूर वर्ग का घर जो रेंट पे लिया गया और एक धनी वर्ग का घर रेंट पे लिया गया, तो उन घरों में भी काफ़ी अंतर होता है। वो अपने घर का महंगा किराया देते हैं, महंगे आलीशान घर में रहते हैं। जो निर्धन वर्ग बेचारा व्यक्ति है वो एक छोटे से कमरे में भी रह के अपना गुजारा कर लेता है। इसके अनुसार उनका जो मकान का किराया होता है, जो वस्त्रों पर खर्च होता है, जो ईंधन प्रकाश पे खर्च होता है, वो सब ज़्यादा होता है। लेकिन जो एंजल साहब हैं उन्होंने बताया कि वस्त्र मकान ईंधन प्रकाश पे सबका बराबर बराबर खर्च होगा, ऐसा नहीं। और बताया कि निर्धन वर्ग सबसे ज़्यादा अपने भोजन पे खर्च करेगा, जबकि ऐसा भी नहीं और कहीं भी बचत का प्रावधान नहीं दिया। इस वजह से इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई है। तो आपको एंजल्स का सिद्धांत अब समझ में आ गया होगा। काफ़ी प्रयास किया समझ जाने का। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। आपको दोबारा समझाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। अब देख लेते हैं एंजल्स के सिद्धांत की आलोचना की गई है, इसको भी थोड़ा 2-3 पॉइंट है देख लेते हैं। मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग के बजट में भोजन पर अधिक व्यय निर्धारित किया। अभी हम लोगों ने देखा मध्यम व उच्च वर्गीय शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बहुत अधिक खर्च करते हैं, जबकि उसमें क्या है कि मध्यम व उच्च वर्गीय शिक्षा स्वास्थ्य पे कम खर्च करते हैं। अभी आपने देखा एंजल्स के बजट में बचत का कोई भी प्रावधान नहीं, अतः डॉक्टर एंजल के प्रस्तावित बजट में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार इनके बजट की आलोचना की, इनके बजट को पूर्णतः माना नहीं गया और इनके बजट में जो है आवश्यकता अनुसार बस क्या कहते हैं, आवश्यकताओं को देखते हुए परिवर्तन करने की आलोचना की गई है और इनके बजट को पूर्णतः सही नहीं माना गया है। तो ये रही आपकी पूरी क्लास। गाइस आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की जो प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन है, पूरी कंप्लीट क्लास है। इसके बाद आपको कल इस क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मिलेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे। तो गाइस अगर क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।